हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हुआ था, इसके बाद हमने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हम लोग करंट में करा रहे थे। इससे पहले हमने क्या कराया था, आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी करा दिया है। आपको वो सारे पार्ट मिल गए हैं और आपने उनको देख रखा होगा। इंटीग्रेशन में जो हम लोग अभी कर रहे थे, सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम लोग कर रहे थे, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 करेंगे। 1 2 3 4 5 आपने देख रखे होंगे। अभी तक जो 4 में हम लोगों ने किया था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो भी कौन सा मेथड यूज किया था, वाई सेपरेबल वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल को सेपरेट करते हुए। मतलब इसका क्या हुआ, अगर dx है तो उसके साथ में x के टर्म्स को ले जा रहे थे, dy है तो उसके साथ में हम लोग y के टर्म्स को ले जा रहे थे। इसे कहते हैं सेपरेबल वेरिएबल मेथड, है ना। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व कर लिया था। आपकी एक्सरसाइज बच्चे 9.4 हमने भी कराई है थोड़ी सी। अभी उसके कुछ बाकी जो क्वेश्चन है आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। बट अगर आपने वही अच्छे से देख लिए हों, एग्जाम्पल अच्छे से कर लिए हों, तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो उनको हम लोग देखते जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको जैसे भी सेशन लग रहे हैं बच्चे, कमेंट करिए आपकी अभी और क्या रिक्वायरमेंट है, आप हमसे अभी और क्या चाहते हो, वो भी हमसे शेयर करिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। आज के लिए जो हमने क्वेश्चन लिया बच्चे, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, आपकी एक्सरसाइज का 10 नंबर क्वेश्चन है ये। और इसमें हमें क्या करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो सोल्यूशन निकालना होगा। आप हमेशा अप्रोच क्या रखते हो, y की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो x के टर्म्स में, या कोई भी फंक्शन हो जो y का हो x के टर्म्स में आ रहा हो, तो यही तो हमारी अप्रोच होती है। हमें क्वेश्चन को जिस तरह से गिवन है तो हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे होंगे बच्चे। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। अभी मेथड आपका क्या है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। तो क्या करना होगा, इसमें सोल्यूशन डालिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये dx है बच्चे, उसके साथ में y है और ये x है, तो dx के साथ में x होना चाहिए, dy के साथ में ओनली y होना चाहिए। तो जो गड़बड़ लग रहे हैं आपको, उनको अलग अलग कर लेना है। तो ठीक है, उधर से जो dy लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर वाई dy लिखा हुआ है, उसकी तरफ आप क्या करो, 10x को भेज दो। तो 10x इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा बच्चे। 10y है तो 10y आ गया डिवाइड में। अब इधर क्या लिखा हुआ, e की पावर x, और क्या लिखा है, dx लिखा है। तो बच्चे इसके डिवाइड में आप इसको ले आओ, 1 माइनस ई की पावर x को। तो आपका देखो यहाँ पे x के साथ x बैठ गया है और y के साथ में y का टर्म्स आ गया है। इसी को कहते हैं वेरिएबल का सेपरेशन करना, यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप यूज कर रहे हो। तो अब हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं, इंटीग्रेट करना है। आपको ये पहचानना है कि किस मेथड से इंटीग्रेट होगा, और वो सारी बातें हम लोगों ने आपको इंटीग्रेशन में करा रखी हैं। इंटीग्रल जो चैप्टर नंबर 7 है, वहाँ पे सारे मेथड डिस्कस किए गए हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है। अगर हम देखें ऊपर e की पावर x dx है, तो e की पावर dx हटाने के लिए एक ही चाह रहा है, अगर मैं इतने पूरे को क्या मान लूँ, t मान लूँ। अगर 1 माइनस ई की पावर x को t मान लूंगा तो ऊपर निकल जाएगा। यहाँ पे देखो राइट साइड में सेक स्क्वायर वाई किसी का डिफरेंशिएशन होता है तो 10x का होता है सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर वाई किसका हो गया, 10y का हो गया। इसका मतलब अगर 10y को t माना जाए तो ऊपर का पार्ट भी हमारा निकल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन बस सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब होना है, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से बच्चे करना पड़ेगा। तो यहाँ के पार्ट के लिए मैं अलग कर लेता हूँ। हमने लेट कर लिया इतने पार्ट का इंटीग्रेशन, I1 बोला, उसे लिखा e की पावर x अपॉन 1 माइनस ई की पावर x dx, और यहाँ पे I2 लिखा सेक स्क्वायर वाई। हालांकि सारी चीज़ें आपको पता है, अगर ओरल कराई जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चैनल पे जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सभी को 100% मैथ्स सिखानी है, समझानी है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है और आपको टाइम से अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी डेट शीट अभी नहीं आई है और अभी सीबीएसई ने केवल इतना अपडेट दिया है कि आपकी 26 अप्रैल से एग्जाम होना है। तो बच्चे अभी ना मार्च पूरा पड़ा हुआ है और अप्रैल पूरा पड़ा हुआ है, जो आज की डेट में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी आपका फेब शुरू हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, तो बहुत टाइम अपने पास है, सारा खत्म हो जाएगा, टाइमली खत्म होगा और साथ ही साथ चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी। बहुत से बच्चों को ये डाउट है कि सर क्या सिलेबस वाकई पूरा आप हो पाएगा, करा पाएंगे, आप कराएंगे भी कि नहीं। तो इस तरह से मैं उनको यहाँ पे बिल्कुल बोल रहा हूँ कि बिल्कुल बच्चे सिलेबस आपका होगा, रिवीजन होगा, अच्छे से कराया जाएगा। जैसा टाइम हमें ज़्यादा मिलेगा और अच्छे से चीज़ें आपको दी जा रही होंगी। प्रीवियस ईयर यानी PYQs भी हम लोग कर रहे होंगे। तो बस आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा, और अच्छे नंबर आपको दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। I1 इक्वल टू ई की पावर x अपॉन में 1 माइनस ई की पावर x dx हमें गिवन था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर को बच्चे t मानना है। 1 माइनस ई की पावर x को हमने क्या मान लिया, t अगर यहाँ भी मानेंगे तो फिर हमें दिक्कत होगी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कि t1 मान लिया, दूसरे के लिए t2 मान लेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, e की पावर माइनस x dx इक्वल टू dt1 आ जाएगा। और वैल्यू को बस सब्स्टिट्यूट ही तो करना है, माइनस इधर नहीं, तो आप क्या लिख रहे होंगे, e की पावर x dx इज इक्वल टू कितना, माइनस dt1 हो जाएगा। ये हमारा इस तरह से बन गया।
अब जो क्वेश्चन बना थोड़ा उसको देखो, इसे हमने I1 मान रखा है इतने पार्ट को, तो क्वेश्चन हमारा क्या दिख रहा होगा, I1 इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है तो आप इंटीग्रेशन का सिंबल जरूर बनाएं। अब आपने इसको t माना तो अपॉन में क्या हो गया, t हो गया बच्चे, e की पावर dx किसके इक्वल हो गया, माइनस dt के हो गया। अब आप जरा सोचो ये क्या बन गया आपका, इंटीग्रेट करने पे क्या देगा, लॉग देगा, लॉग देगा और t देगा बट माइनस में देगा, माइनस लॉग t हो गया I1 की वैल्यू। ठीक है, तो I1 इक्वल टू अगर लिखना चाहो तो क्या मिलेगा, लॉग में 1 अपॉन टी, अगर माइनस यहाँ पे लगाओ तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसको 1 अपॉन लिखना होता है, तो क्या हो गया 1 अपॉन टी हो गया। अब आपको इतना मिल गया है, बाकी बातें हम लोग आगे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमने लेट कर लिया 10y इक्वल टू T2 मान लिया हमने बच्चे, 10y को T2 मान लिया। ये सारी चीज़ें ओरल आप कर सकते हो, बट फिर भी मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, किसी बच्चे को कमेंट में आप कहीं शेयर कर रहे हो कि सर वो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, तो वो उससे बचाने के लिए काम कर रहा हूँ। तो I2 इक्वल टू आप क्या फिर लिख रहे होंगे, जैसे आप T2 मानते हो तो यहाँ पर तो हो गया अपॉन में T2। अच्छा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, T1 माना था हम लोगों ने, तो यहाँ पे dt1 होगा, तो यहाँ भी T1 आप लिखेंगे, T1 लिखेंगे, T1 लिखेंगे। ठीक है, अब कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखो यहाँ पे जिसको आप t मानते हो या T2 मानते हो, जो भी मानते हो, उसका क्या करते हो आप, डिफ्रेंशिएट करते हो। तो 10y का डिफ्रेंशिएशन करोगे दोनों तरफ तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर y, और dy किसके इक्वल टू dt2 के। तो बच्चों यहाँ पे dt2 तो नहीं, मतलब सेक स्क्वायर y जो है पूरा किसके इक्वल निकल गया, dt2 के इक्वल निकल गया। ठीक है, ये तो अच्छा हुआ हमारा काम, dt2 के इक्वल निकल गया। और 1 अपॉन T2 है, ये क्या देगा बच्चे, log T2 देगा। क्या देगा आपको, log में T2 दे देगा। तो इस तरह से हमने जो किया है, अभी I1 I2 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ पे I2 इक्वल टू क्या आएगा वो देख लो, log में T2 किसको माना है, 10 को माना था, 10y को माना था, तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, 10y लिख रहे होंगे। अच्छा I2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, यानी इतना पूरा पार्ट क्या आंसर देगा वो हमने निकाल लिया है। इधर भी जरा सोचो, ये जो पार्ट है इसकी हमने जब इंटीग्रेशन करा तो क्या मिला आपको, ये मिला। इसका आंसर क्या है वो लिख लेते हैं, I1 इक्वल टू लॉग 1 अपॉन टी करना है, 1 अपॉन T1 करना है, T1 किसी को आपने माना है 1 माइनस e की पावर x को माना है, तो आप यहाँ पे लिख रहे होंगे 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर x लिख रहे होंगे। इस तरह से हमने इसका भी आंसर ऐसे निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है बच्चे। आप इसको वीडियो को पॉज करके, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, वैल्यू को कॉपी कर लेना, ठीक है, पॉज करके। अब हमें काम कैसे करना होगा वो सीखते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें आपकी ओरल हो सकती थी समझाने के लिए। अब मैं जो पार्ट मिटा रहा हूँ आप भी उसको समझिएगा। अब हमें ये चीज़ें ओरल कैसे निकालनी थी वो देखिएगा, जरा सोचो। जब मैं इतने पार्ट को t मान रहा होऊंगा, इतने पार्ट को t मानूंगा, तो ऊपर आ जाएगा e की पावर x ds dt के इक्वल जाएगा, साथ ही साथ माइनस जाएगा, 1 अपॉन टी बनेगा, log t देगा, log t का फॉर्मेट बनेगा log t, लेकिन माइनस क्या देगा, log 1 अपॉन टी देगा। log में 1 अपॉन टी देगा, तो आप इसका आंसर लिख रहे होंगे log, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका आंसर देगा log 1 अपॉन में t, 1 अपॉन में t किसको माना, 1 माइनस e की पावर x। आपका क्या यही आंसर तो नहीं आया, देखो यही आंसर है ये। ठीक है, यहाँ पे भी सोचो, आप देख रहे हो कि 10y अगर डिवाइड में है, ऊपर उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो 10y को t मानोगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट किसके इक्वल निकल जाएगा, dt dx, जैसे आप करते थे, तो वो आपका निकल जाएगा। बचेगा कितना, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी अगेन log t दे रहा होगा। यहाँ पे बच्चे मैं दोनों को t बोल रहा हूँ, T1 T2 नहीं, समझाने के लिए, ठीक है ना। अदरवाइज डिटेल में आपने जैसे किया वो आपके माइंड में आना चाहिए कि 1 अपॉन टी log t देगा, log t क्या देगा, जिसको आप t मानते हो, तो log के साथ यहाँ पे क्या आने वाला है, log t, किसको t मानना है बच्चे, 10y को, तो log 10y आपका इधर से आंसर बन रहा होगा। ये बन गया, तो आपका यही तो है ही सारा। ठीक है, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, मैंने दोनों पार्ट को इक्वल लिख लिया है। यहाँ पे कैसे लिखा था, ओ एक चीज़ हम लोग अभी छोड़ चुके हैं, माइनस, ये इक्वल में नहीं था बच्चे, इक्वल में 0 चल रहा था। एक चीज़ मैं फिर से करेक्ट करा दूंगा आपको, जब आप ये लिख रहे होंगे इस पार्ट को, तो मैं इसको उस तरफ ले जाऊँगा, तो ये पूरा हो जाएगा उस तरफ जाके माइनस का। ठीक है, तो थोड़ा सा बस यहाँ पे चेंज कर लो, ये पूरा हो जाएगा उस तरफ जाके माइनस का, तो एक माइनस यहाँ पे और चल रहा होगा, तो जो माइनस यहाँ पे चल रहा होगा उसको हम इधर लिख लें या इधर लिख लें, किसी तरफ तो लिख ही सकते हैं, जहाँ पे मन करे आप वहाँ लिख लो। हमने क्या कि इक्वल टू माइनस यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब हम जब भी इंटीग्रेट करते दोनों तरफ, तो फिर क्या आता है आपका, एक सी और आता है बच्चे,
सी को आप किस तरफ लिखना चाहते हो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इधर सी लिख लो, और चूंकि लॉग चल रहा है, लॉग में है तो फिर लॉग सी ही रखो, आप क्या करो लॉग सी रखो। यहाँ पे हम लॉग के फॉर्म में अपना कांस्टेंट यूज कर रहे हैं जो कि C1 मैंने लिया, ठीक है, कितना लिया C1। अब आप सबको इसी तरफ ले आइए, लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, लॉग C1 को उधर रखते हैं और सभी को इधर ले आइए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव लॉग वाई हो जाएगा, लॉग 10y हो गया बच्चे, इस तरफ आकर के प्लस हो गया, इन प्लस में और क्या लिखा है, प्लस में और लिखा है हमारा लॉग में, इस तरफ पहले से लिखा है 1 में, मॉड लगाओ या ना लगाओ छोड़ दो कोई इशू नहीं है, 1/1 माइनस ई की पावर x, ठीक है, इस तरह से हो गया। और इक्वल में क्या चल रहा है, तो लॉग C1 चल रहा है, ठीक है। ये लॉग m प्लस लॉग n है, तो आप क्या लिख रहे होंगे यहाँ पे लॉग mn लिख रहे होंगे, यानी लॉग आपने लिखा, अब क्या लिखेंगे mn, तो mn के में m की वैल्यू कितनी 10y है, इनटू में 1/1 माइनस ई की पावर x, ये आपका हो गया लॉग के साथ में, इक्वल में क्या चल रहा है लॉग C1। हालांकि यहाँ पे वेरिएबल C1 या C से कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, तो हम अपने C1 को C लिखें या C1 ही बना रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। इतना हम लोगों ने कर लिया, दोनों तरफ से लॉग जब हटेगा तो क्या मिलेगा आपको 10 अपॉन में 10x है, 10y है, 10y के अपॉन में 1 माइनस ई की पावर x इक्वल टू लॉग, यहाँ से भी हट जाएगा तो C1 आएगा, उसे आप चाहो तो C ही लिख लो, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ ऐसा चेंज करने को दिख नहीं रहा है, तो हम C ही बना रहने देते हैं। तो ये अपना हो गया 10y 1 माइनस ई की पावर x इक्वल टू C, तो आप यहाँ से 10y इक्वल टू लिख रहे होंगे 1 माइनस ई की पावर x, और मल्टीप्लाई क्या बच्चे C कर देंगे, मल्टीप्लाई क्या C कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है, कोई इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए आपको। आपकी एक्सरसाइज का बच्चे हमने क्वेश्चन लिया था, जो भी था ये 10 नंबर था शायद, आंसर चेक कर लें एक बार कितना आंसर है, ठीक है, आंसर आपका सही आ रहा है। अब हमें कुछ ऐसा तो दिया नहीं था कि x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना, जिससे हम c की वैल्यू निकालें, यहाँ पे पुट करके आंसर निकालें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, आपका यही फाइनली आंसर होगा, क्योंकि हमें केवल जनरल सोल्यूशन तक ही रहना था। आप जान चुके हो जनरल सोल्यूशन क्या होते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होते हैं। ये बच्चे जनरल सोल्यूशन जहाँ पे हम आंसर को सी के टर्म्स में बनाए रखते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, जब हम ये, मैंने आपको यही बताया था, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या करता है, जब सी की वैल्यू निकालने का कोई मेथड दिया जाएगा तो हम लोग वो भी निकाल के सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, क्योंकि हम लोग लेक्चर नंबर ही इसमें कौन सा कर रहे हैं आपको पता है, तो चीज़ें थोड़ी सी बड़ी आएंगी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पे हमें कुछ बाउंड्रीज भी दे रखी, यानी कि इसके लिए सॉल्व करना है। बच्चे यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, पहले तो जनरल सोल्यूशन आएगा, फिर जनरल सोल्यूशन के लिए जब हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 लेके सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू को वापस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल जनरल सोल्यूशन से एक पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करना है, अच्छा यहाँ पे कॉस के अंदर पड़ा हुआ है तो ये सारा पार्ट उधर जाएगा, यानी कि हमें सॉल्व करने के लिए पहले तो डिवाइड डी एक्स को बाहर निकालना पड़ेगा ना। किसी के अंदर अगर डिवाइड डी एक्स फंसा है मुसीबत में तो फिर उसको बाहर निकालिए, नहीं तो आपकी ही मुसीबत वो बन जाएगी। तो डिवाइड डी एक्स को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कॉस को उधर भेजना पड़ेगा, तो उस तरफ हो जाएगा कॉस जाके कॉस इनवर्स ए, ठीक है। अच्छा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए, और परेशान मत हो जाना, यहाँ पे डी वाई डी एक्स लिखा है, यानी कि y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया गया होगा तब तो ऐसा आया है। तो जो a है बच्चों कांस्टेंट है, आप उससे डरिएगा नहीं। तो यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करने का टाइम आ गया, तो वेरिएबल सेपरेट करने के साथ साथ क्या कर रहे होंगे, डी वाई डी एक्स को उधर भेज दो, तो कॉस इनवर्स ए आप लिख रहे होंगे और क्या डी एक्स लिख रहे होंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे इंटीग्रेट किया तो डी कॉस इनवर्स ए आपका कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे डी एक्स का हो गया कॉस इनवर्स ए के साथ में क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा मल्टीप्लाई में, और प्लस एक कांस्टेंट टर्म सी, ठीक है। और डी वाई का इंटीग्रेशन किया तो वाई आपका, इस तरह से ये जनरल सोल्यूशन होता। लेकिन उसने हमें निकालने के लिए कुछ मेथड दे रखे हैं, मतलब कि कुछ बातें बता रखे हैं, ये सब सॉल्व करके लाओ। कह रहा एक्स की वैल्यू 0 है जब वाई इक्वल टू 1 लिया है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, इससे हमें क्या निकल के आएगा, वाई की वैल्यू 1 है बच्चे तो 1 रख लिया, कॉस इनवर्स ए है, और एक्स की वैल्यू कितनी है 0 है, तो c इक्वल टू कितना है पूरा 0, c इक्वल टू आपको मिल गया 1, तो c इक्वल टू 1 आप इस इक्वेशन में यहाँ पे रख दो आके, देन यू विल गेट अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। आपका आंसर आ चुका है y इक्वल टू
एक्स कॉस इनवर्स से, मैंने एक्स को आगे लिख लिया, कॉस इनवर्स से बाद में, और सी की वैल्यू कितनी आई 1 आई, वो आप उठा के यहाँ पे रख दो +1। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया अगले क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 13। इसके बीच में जो 2 क्वेश्चन छोड़े गए हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, उनका प्रोसेस बड़ा है। आप वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह लगा कर सॉल्व कर रहे होंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है, कैसे उससे इंटीग्रेशन किया जाता है। तो ये बच्चे 13 था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब नहीं है तो फिर अपनी तरफ से क्वेश्चन उठाते हैं आपकी एक्सरसाइज से ही, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए नहीं लिखे हुए थे। अब थोड़ा सा मैं लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम कराना चाहता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कराया था। लास्ट क्वेश्चन शायद आपको अगर याद हो। क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? लैंग्वेज बेस्ड 15 से स्टार्ट होता है। तो चलो 15 ले लिया जाए क्या? चलिए 15 ही पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 से जाता हुआ कर्व कोई है। यानी कि ये पॉइंट जो हमें गिवन है उसमें x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, ये हमें पता चल गया कि नहीं? तो यानी c निकालने का एक फंडा दे दिया है, तभी तो हम लोग कर्व की इक्वेशन निकाल पाएंगे। नहीं तो एक कर्व नहीं आता, क्या आता है? फैमिली ऑफ कर्व वहाँ से आ रहा होता है। तो ये चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से दिया गया है, y डैश है इक्वल टू e की पावर x साइन x है। ये आपको इस तरह से दिया गया, y डैश और e की पावर x साइन x इस तरह से दिया गया, ठीक है। चलो सॉल्व करना अब इसको। कितने लोग ये तो जानते ही होंगे कि dy dx का मतलब ही होता है y डैश, यानी कि y पे अगर एक डैश, इसका मतलब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार आपने क्या किया है? डिफरेंशिएट कर रखा है। y डबल डैश, इसका मतलब 2 बार आपने डिफरेंशिएशन करने के बाद वो इक्वेशन निकाली है। तो यहाँ से हम y डैश को क्या लिख सकते हैं? सिंस y डैश इक्वल टू dy dx है, तो जो y डैश की वैल्यू है वो इसके इक्वल आप कर दो आके, यानी कि e की पावर x साइन x के इक्वल हो गया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे? नाउ वेरिएबल सेपरेट करो, dy इक्वल टू e की पावर x साइन x, और क्या मिलेगा? dx मिलेगा। अब आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ तो हमारे पास 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए, x के टर्म्स के रूप में है। तो बच्चों फिर यहाँ पे कौन सा मेथड लगता है? यहाँ पे बस आपका एक ही मेथड होता है जिसमें आप आईलेट लगा रहे होते हो। आईलेट आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं लिख रहा हूँ ILATE। I मीन इनवर्स फंक्शन, L मीन लॉगरिथमिक फंक्शन, A मीन एल्जेब्रिक, T मीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक प्रियोरिटी बताता है कि सबसे पहले जो आ रहा उसी को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल बच्चे हैं, E है, और T ट्रिग्नोमेट्रिक है बच्चे, ये है ना। तो E और T में कौन पहले आता है? E और T में आपका T पहले आता, तो ये वाला फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, यानी ट्रिग्नोमेट्री है तो साइन x को आप फर्स्ट फंक्शन मान रहे होंगे। तब इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है इस पर मैंने बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में कराया हुआ है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, क्या आएगा वो मैं लिख रहा हूँ, आपको y इक्वल टू मिलेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है ना। अब मैं t को, ये है ना, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लो, सेकेंड का इंटीग्रेट करना है, e की पावर x का e की पावर x हो गया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन का हो गया बच्चे कॉस एक्स, और क्या? e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर से जो आएगा उसका इंटीग्रेशन अगेन करेंगे। ये आपकी पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप अब आते हैं, अभी आपका इंटीग्रेशन तो खत्म हुआ नहीं है, तो आप बस ऐसे लगे रहिएगा यहाँ पे, है ना। आपको क्या मिलेगा आगे? यहाँ पे मान लो आपका कांस्टेंट C1 बना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस, अब आप इसका इंटीग्रेट करिएगा। यहाँ पे फिर से आइलेट के फॉर्म में बना, ट्रिग्नोमेट्री है, एक्सपोनेंशियल है, तो t को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस एक्स आपका ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहने वाला है, माइनस, अभी कॉल आनी थी भाई, चलिए। हाँ आगे क्या करना है? इंटीग्रेट किया हमने जैसे, तो क्या मिलेगा आपको? आप सेकंड फंक्शन का फिर से काम करने, देखो मैंने क्या किया, फिर से एक बार देख लो। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा, सेकंड का इंटीग्रेट किया, माइनस इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और dx आप लिख रहे होंगे। इस तरह से आपने काम कर लिया। अब बहुत सही समझिए, हालांकि ये क्वेश्चन भी शायद मैं करा ही चुका हूँ। e की पावर x साइन एक्स माइनस e की पावर x कॉस x,
अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चे प्लस, तो प्लस हो गया। क्या बना आपका, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन ये वाला माइनस गड़बड़ कर रहा, आप बाहर वाला माइनस क्या कर देगा, फाइनली उसे माइनस। कितने माइनस आपको मिले बच्चे जरा सोचो, 1 2 3, 3 माइनस क्या कर देंगे फाइनली माइनस। तो क्या बना, e की पावर x साइन एक्स dx और इंटीग्रेशन। अगेन आइलेट मानोगे क्या, नहीं, हमने जहाँ से स्टार्ट किया बच्चे वही हमें फिर से मिल गया है ना, तो आप इसको क्या आई के फॉर्म में मानते हो ना, क्वेश्चन फिर से आपको मिल गया है। तो यानी कि यही हमारा इस तरह से पार्ट सपोज करो शुरू किया है आपने, कि आपने आई किसको मान लिया, e की पावर x साइन एक्स को मान लिया। ये अपने आप में अलग से क्वेश्चन करने वाला होता है पार्ट। तो आपने इसको सॉल्व करते करते क्या निकाल लिया, आप ऐसे सॉल्व कर रहे होते, सपोज करो आपने यहाँ पे सारा हटा के आई इक्वल टू चल रहा होता, आई इक्वल टू चल रहा होगा कि नहीं, आप इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोक दो, ठीक है। हम इसको एक क्वेश्चन नंबर मान के यहाँ पे बस वैल्यू को पुट करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर ए हो गई हमारी, और आप ऐसे सॉल्व करते हुए ला रहे होगे। तो बच्चे ये सारा पार्ट आई इसको सॉल्व करते यहाँ पे आए, इसके बाद ऐसे से आ रहे हो, ऐसे से आ रहे हो, आई इक्वल टू चल रहा है। तो आपको आई इक्वल टू देखो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन फिर से मिल गया आपको, e की पावर x मिला साइन एक्स, यहाँ पे मैं e की पावर x कॉमन ले रहा हूँ, तो e की पावर x जैसे कॉमन लिया तो साइन एक्स माइनस हो गया कितना, कॉस एक्स हो गया, और ये क्या माइनस का आई हो गया, तो इसमें माइनस का आई लिख रहे हैं, माइनस आई, और ये माइनस का आई इधर आकर के ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2i, 2i इक्वल टू इतना कितना, e की पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सो आई इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, 2i इक्वल टू इतना है, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, या e की पावर x/2 हो जाएगा कितना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया। ये आपको i इक्वल टू मिल गया है, यानी कि जो राइट हैंड साइड में लिखा है उसका आपने क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया है। तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ पे सीधे वैल्यू इतने हटा करके ये वैल्यू पुट कर रहे होंगे, तो आपका आंसर देखो कैसे मिलने वाला है। सो फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन ए से आपको क्या मिला, आपने इसका इंटीग्रेशन किया तो dy का इंटीग्रेशन करने पे क्या देगा, y देगा आपको, और राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन करने के आप लाए हो उसको बस लिख लो, e की पावर x अपॉन 2 और क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अच्छा ये लिखा था, ठीक है, अभी मैंने कांस्टेंट को तो कहीं ऐड नहीं किया है, चलो। तो यहाँ पे हमने c1 ऐड किया, यहाँ पे भी c1 चल रहा होगा इस तरह से, बाद में एक और बार आपने इंटीग्रेट किया तो एक और c1 आ गया, c2 नया आ गया, तो सबकी वैल्यू मैं कितनी लिख रहा हूँ, c यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आप अपने तसल्ली के लिए यहाँ पे प्लस c और करके लिख लेंगे किसी तरह से, बस ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें और तो कुछ इसके साथ में गिवन नहीं है, कुछ कर वगैरह गिवन है, हाँ ये सारा दिया है, एक दिया था। चलो अगर दिया है तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये सब कुछ हम लोग करना जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा, अपने कर्व में बस c की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट करेंगे, हमारा वही क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा, उसके लिए हमें पॉइंट दिया, उसने कहा है कर्व कहाँ से पास होता है, इस पॉइंट से, यानी 0,0 से। तो x की वैल्यू कितनी होगी 0, y की वैल्यू कितनी होगी 0। तो आप क्या करें, x और y की वैल्यू 0 0 रख दीजिए, आपको यहाँ से क्या मिलेगा वो देखो। सो y की वैल्यू 0, e की पावर x यहाँ पे जैसे 0 रखा तो कितना देगा, 1 देगा, तो 1/2 हो गया। ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, ब्रैकेट के अंदर जैसे हम लोग आए तो साइन एक्स यानी साइन 0 कितना देगा, 0 देगा, माइनस कॉस 0 कितना देगा, 1 देगा। तो ये हो गया -1/2 प्लस सी, सो ये सी इक्वल टू आ गया 1/2, सी इक्वल टू कितना आ गया 1/2। सी की वैल्यू बस हमें निकालनी थी, ये सी की वैल्यू आप इधर रख दो आके, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आंसर कितना आ जाएगा, y इक्वल टू, कलर चेंज करें, ग्रीन से शायद आपको दिखता नहीं है, आप ही के कमेंट के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, y इक्वल टू e की पावर x/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इतना पार्ट हटा दूँ आंसर लिखने के लिए, चलिए बना रहने देते इतना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस 1/2। आप चाहो तो ओवरऑल 1/2 कॉमन ले लो, आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया है, इसको रेक्टेंगल में
बंद कर लीजिए। तो ये आपका आंसर है। आप चाहो तो एक बार और 1/2 पूरा ओवरऑल कॉमन लेना चाहे तो ले लो कॉमन। 1/2 कॉमन जैसे लिया तो आपको क्या दिखेगा, e की पावर x दिखेगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख रहे होंगे, साइन x माइनस कॉस x लिख रहे होंगे, साइन x माइनस कॉस x लिख रहे होंगे। ठीक है, ये y इक्वल टू आपका हो जाएगा आंसर फाइनली। तो बच्चे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमें करने थे। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट अगर है तो हमसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलो एक और इस चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं कोई अच्छा सा, ताकि आपको पूरी अब कमांड हो जाए। इसके बाद हम लोग आगे नया कुछ कर रहे होंगे। नया क्या होगा बच्चे, होमोजेनियस इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, और वो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना, जो कि सैम्पल पेपर में भी गिवन था। तो चलो एक कोई अच्छा सा क्वेश्चन लास्ट में उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। 18 क्वेश्चन नंबर 18, कलर नहीं सही है, लीजिए। आप बताइएगा कि ग्रीन से आपको दिख रहा होता है प्रॉपर कि नहीं, क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे बोला था कि ग्रीन से सर नहीं दिख रहा होता है प्रॉपरली, तो इसलिए मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूँ। अगर आपको दिख रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए। तो ग्रीन को मैं ग्रीन अच्छा लगेगा जितने ज़्यादा कलर अच्छे से दिखेंगे, ताकि चीज़ें और अच्छे से दी जा सकें। चलो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा एट एनी पॉइंट, 18 नंबर है बच्चे आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.4 का। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ ए कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इट ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4, 3। अच्छा, इतनी सारी बातों में आपको क्या समझ में आया। उसने कहा है कि एक्स वाई एनी पॉइंट है ऑफ ए कर्व। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस। स्लोप बच्चे है इसकी, मान लो स्लोप को आप एम से रिप्रेजेंट करते हो कि नहीं। ठीक है, तो वो आपकी स्लोप है वो ट्वाइस है द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। उस स्लोप का ट्वाइस है कोई दूसरी स्लोप रही होगी, मान लो ये m1 है वो m2 है, तो m1 आपकी ट्वाइस है m2 की। तो लेकिन m1 वाली स्लोप कौन सी, m2 वाली स्लोप कौन सी है, आपको पता करना चाहिए। m1 आपकी वो स्लोप है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी वो पॉइंट कौन सा पॉइंट, x, y एक पॉइंट है, और दूसरा इसने दे रखा था कांटेक्ट टू द पॉइंट -4, 3 -3 है, यस -3 है। -4 -3 से जो एक पॉइंट है बच्चे, यहाँ से एक स्लोप बनाई जाए किसके साथ, इस पॉइंट को लेकर के। तो वो स्लोप कैसे जाती, y2 - y1, आपको फार्मूला याद होगा। तो y2 - y1 लिख रहे होंगे, या फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, y - y करोगे तो y माइनस माइनस करते y+3 हो जाएगा, अपॉन में x माइनस माइनस x +4 हो जाएगा। तो एक बच्चे ये आपकी स्लोप आ चुकी है, और दूसरी स्लोप हमारे पास है m1 कर्व की स्लोप है। तो स्लोप को हम लोग m बोलें, या फिर इसको मान लेते हैं क्या, dy/dx। ठीक है, dy/dx। और ये कर्व की स्लोप जो है उस पॉइंट से इसको ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट है उसकी स्लोप जो आई वो ये आई है। इसकी क्या ट्वाइस आती है, m2 हमारी निकल के आ चुकी थी। तो हमें क्या करना होगा, m1 इक्वल टू dy/dx जो कि कर्व की स्लोप है, और लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके इस पॉइंट से जो लाइन बनी उसकी स्लोप कितनी है, m2 है, तो इसका ये डबल है। तो क्या मिल रहा होगा, 2y+3 अपॉन में x+4। अगर सारी चीज़ें सही से समझें तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस को रीड करने का ही बस सारा खेल होता है, और इसमें कुछ नहीं ऐसा है। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर जब आएगा तो पता चल ही जाएगा कि सबको सही सोचा है कि नहीं। जितना पढ़ा उसके हिसाब से हम लोगों ने जो किया है सही किया है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। तो हमें काम क्या करना होता है, dy के साथ में y वाले टर्म्स होने चाहिए, तो वेरिएबल को सेपरेट करना रह गया। तो चलो उस तरफ क्या लिखा है, 2x+4 लिखा है, उस तरफ किसको ले चलते हैं, dx को। तो 2dx हो गया, उधर जा करके इधर क्या आएगा, dy है पहले से, तो आ गया y+3 डिवाइड में। बस अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना बोथ साइड। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 1/y+3 है, तो बच्चे क्या देगा, log y देगा। क्या देगा आपको, log y दे रहा होगा। ठीक है, तो इधर देखते हैं सॉल्व करके। यहाँ से आपको मिल गया log y। अब log y नहीं, y+3 है तो log y+3। अगर 1/y होता तो log y देता, ये 1/y+3 है तो क्या देगा, log में y+3 देगा।
इक्वल टू 2 को आप हटा लीजिए, पहले ही बाहर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1/x+4 है, 1/x के जैसा तो log x देता, लेकिन x+4 है तो log x+4 देगा। अब आपको कांस्टेंट को कैसा मानना चाहिए, दोनों तरफ log log चल रहा है तो आप log में ही कांस्टेंट मान लो प्लस log c, आप इस तरह से मान लीजिए, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी बस लगा देनी है आपको। log में इन दोनों को सॉल्व करोगे, देखो ये 2 जो log में आगे होता है वो क्या होता है, एक्चुअली पावर होता है। देखो ऐसे समझो, अगर log x² से हम लिखते हैं 2 log x, इसका मतलब अगर 2 log x है तो ये 2 इस पे पावर बनाई जा सकती है, तभी तो log x² बनेगा। तो ये 2 जो है पावर बना सकते हो, तो आप लिख रहे होंगे log x+4 का होल स्क्वायर प्लस log c, और इधर क्या चल रहा है उसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, x+y+4 आ जाएगा। 3 है, 3 आएगा। यहाँ पे क्या बना, log m और log n का फॉर्मेट हो गया, तो m और n की वैल्यू ये है, तो यहाँ से क्या बन गया आपका log mn बन गया। mn मतलब c इंटू में x+4 का होल स्क्वायर बन गया, इक्वल में log y+3 चल ही रहा था। अब आपको क्या मिलेगा, दोनों तरफ log जब हटेगा एंटी log लेने पे, तो y+3 इज इक्वल टू, अभी एंटी log मैंने बोल दिया तो आपको प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं, क्योंकि बच्चे log जैसी चीज़ें आपके सिलेबस के पार्ट में अब ज़्यादा है नहीं, तो log को हटाने के लिए एंटी log बोला जाता है, ठीक है। तो बस वही मैंने बोला, आप समझो कि एंटी log क्या है, log हटाने को बोला रहे हैं, हालांकि होता तो कुछ और भी इसका मतलब है, बट वो सारी नहीं चीज़ें बताएंगे। जैसे आप लॉगरिथमिक टेबल देखते हो, ऐसे एंटी log के लिए भी टेबल होती है, बहुत बड़ा एक अच्छा सा चैप्टर होता था पहले। खैर अच्छी बात है कि हम अपने टाइम पे ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। तो log c इंटू में ये है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, cx+4 मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है, स्टेट वाइज सिलेबस पहले अलग अलग हुआ करते थे, तो वहाँ पे अपने मुताबिक सारे स्टेट सिलेबस को प्रोवाइड कर रहे थे। तो किसी किसी स्टेट में 6 बुक्स भी होती थी, जैसे यूपी बोर्ड में 6 बुक्स होती थी। अलजबरा में अकेले 16 चैप्टर पढ़ रहे होते थे आप। पार्शियल फ्रैक्शन जो आप यहाँ पे थोड़ा देखते हो उसका एक चैप्टर हुआ करता था, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अलग एक बुक होती थी, ट्रिग्नोमेट्री की अलग बुक होती थी, अलजेब्रा की अलग बुक होती थी, कैलकुलस नाम की एक अलग से बुक होती थी जिसमें आप क्या पढ़ते थे, डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, इंटीग्रेशन पढ़ते थे, डिफरेंशियल इक्वेशन। उस पूरी एक बुक में यही 3 पार्ट आप पढ़ रहे थे, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी आप चीज़ें वहाँ पर पढ़ते थे। स्टैटिक्स, डायनामिक्स, फिजिक्स वाले बच्चे जानते होंगे, डायनामिक्स की अलग बुक होती थी, स्टैटिक्स की अलग बुक होती थी, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता था, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छे से आप सीख रहे होते थे, बट फिर भी चीज़ें आपको मिल रही हैं, जितना आपकी इसमें यूज है वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। आप log जैसे हटाते हो तो क्या मिलेगा, y+3 इक्वल टू cx+4 का होल स्क्वायर आपको मिलेगा। आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कोई डाउट अगर है तो हमसे शेयर बच्चे ज़रूर करते रहें, क्योंकि अगर आप शेयर ही नहीं करोगे तो फिर कैसे आपका डाउट दूर किया जाएगा। अब क्वेश्चन में कुछ रह गया है पढ़ने के लिए, क्या पूछा तो उसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन दैट इट पासिस थ्रू -2, 1। अच्छा, आगे हमें यानी कि जनरल सोल्यूशन नहीं निकालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। सी की वैल्यू भी निकालने के लिए एक सहारा दिया गया आपको, वो कैसे निकलेगा देखो। सी की वैल्यू निकालने का एक फंडा जो है उसको भी देखते हैं। सिंस लिख लेंगे, इट पासिस थ्रो -2 या -3, -2, 1। ये -2, 1 से पास होता है, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे। आप y की वैल्यू 1 तो 1+3 मिलेगा। c की वैल्यू तो निकालनी है, x+4, x की वैल्यू -2, -2+4 का होल स्क्वायर भी करना है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, उधर कितना हो गया, c प्लस का 2 स्क्वायर करने पे 4, तो 4 से 4 कैंसिल, c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। c इक्वल टू 1 मिल गया हमें, बस हमारा काम हो गया। c की वैल्यू जैसे 1 मिले आप क्या करो, आंसर यहाँ पे लिखना शुरू कर दो। सो रिक्वायर्ड कर्व आपका आ गया y+3। आई थिंक ये लाइन आपको अच्छे से दिख रही हो। y+3, c की वैल्यू 1, 1 को हटा देते हैं, मल्टीप्लाई में क्या लिखना 1 भाई, ये आपका इस तरह से बन गया। सिलेक्ट किया था ग्रीन, आ गया ये, चलो तो ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आंसर एक बार चेक कर लीजिए, क्या सही किया हम लोगों ने। y+3 इक्वल टू x+4 की पावर 2, ठीक है। तो बच्चों कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी।
तो इसमें हम लोग सेशन में इतनी ही सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग जो करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, होमोजेनियस इक्वेशन का सलूशन कैसे करते हैं। तो चलो बच्चे नेक्स्ट मिलते हैं। साथ ही साथ सेशन को सबके साथ शेयर करिए ताकि चीज़ें बहुत दूर तक जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। अगर आपकी वाकई हेल्प हो रही तो हमें और अच्छे मोटिवेट करने के लिए अच्छे अच्छे फीडबैक दीजिए, अच्छा सा कमेंट आपका हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच।